इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस के इस 17वें भाग में आपका पुनः स्वागत। गत व्याख्यान में हमने धारा 54 ई से कर मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाती है उसके प्रावधानों पर विस्तृत अध्ययन किया था। इस व्याख्यान में हम धारा 54F के बारे में और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जिसके बारे में हमने पूर्व में बात की थी, इस व्याख्यान में उसके बारे में डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। पूंजी लाभों के अंतर्गत दी जाने वाली कर मुक्तियों की महत्वपूर्ण धारा है धारा 54 और उसके उपधाराओं में दिए गए विभिन्न कर मुक्तियों के प्रावधान। 54 ई तक हम पूर्व के व्याख्यानों में बात कर चुके हैं। धारा 54F के अंतर्गत अब इस व्याख्यान में बात करेंगे। कैपिटल गेन इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस, आवासीय मकान में निवेश की दशा में पूंजीगत लाभ। एलिजिबल एसएससी, योग्य करदाता, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, व्यष्टि तथा हिंदू अविभाजित परिवार। यानी पुनः धारा 54B के पश्चात अब हम बात कर रहे हैं धारा 54F की, जो केवल व्यष्टियों और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए उपलब्ध है। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, पूर्ण की जाने वाली शर्तें। देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट बीइंग ए रेजिडेंशियल हाउस, रिहायशी मकान के अतिरिक्त किसी अन्य दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाना। ट्रांसफर ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, भूमि के प्लॉट का हस्तांतरण भी इस कर मुक्ति के लिए मान्य है। द एसएससी शुड, करदाता को चाहिए कि परचेज वन रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। हस्तांतरण की तिथि से पूर्व के 1 वर्ष में या बाद के 2 वर्षों में रिहायशी मकान क्रय करे। कंस्ट्रक्ट वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। हस्तांतरण की तिथि से 3 वर्ष में रिहायशी मकान का निर्माण करा ले। इफ such investment is not made before the date of filing of return of income, then the net sale consideration has to be deposited under CGAS capital gain account scheme. Refer points 7 and 8 after the diagram below. जैसा कि हमने पूर्व व्याख्यानों में कहा था, हम आगे इसका अध्ययन करेंगे, पर चूंकि CGAS का अध्ययन हम इसी लेक्चर में करने जा रहे हैं, तो इस धारा के अध्ययन की समाप्ति के पश्चात जो पॉइंट नंबर 7 और 8 दिया गया है, हम उसका विस्तृत अध्ययन यानी CGAS का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पुनः हम यही बात कह रहे हैं यहाँ पर, यदि करदाता किसी कारणवश आय की विवरणी दाखिल करने तक नए मकान को क्रय करने और निर्माण करने में राशि निवेशित नहीं कर पाता है, तो वह कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में राशि निवेशित कर ले। अमाउंट यूटिलाइज्ड बाय द एसएससी फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट एंड द अमाउंट सो डिपोजिटेड shall be deemed to be
द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। करदाता द्वारा नई संपत्ति के क्रय करने, निर्माण करने में या इस योजना में राशि जमा कराने में जो भी निवेश किया गया है उसे इस धारा के उद्देश्य के लिए नई संपत्ति क्रय करने की लागत माना जाएगा। The assessee should not own more than one residential house on the date of transfer। यह भी एक महत्वपूर्ण शर्त है। करदाता के स्वामित्व में मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि को एक से अधिक रिहायशी मकान नहीं होने चाहिए। The assessee should not purchase any other residential house within a period of 2 years। करदाता को मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि से कोई अन्य रिहायशी मकान 2 वर्ष में क्रय नहीं करना चाहिए, अथवा कंस्ट्रक्ट एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट्स। किसी अन्य रिहायशी मकान का निर्माण 3 वर्ष में नहीं करना चाहिए, अर्थात कर मुक्ति की अवधि में 3 वर्ष में करदाता के स्वामित्व में निवेशित मकान के अतिरिक्त कोई और मकान नहीं होना चाहिए। क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन, कटौती की मात्रा। इफ कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ ओरिजिनल एसेट्स, एंटायर कैपिटल गेन्स इज एग्जम्प्ट। यदि नए रिहायशी मकान की लागत मूल संपत्ति के शुद्ध विक्रय प्रतिफल, यहाँ ध्यान रहे विद्यार्थियों, विशेष पूंजी लाभ नहीं लिखा है, शुद्ध विक्रय प्रतिफल से अधिक है अथवा बराबर है तो समस्त पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। इफ कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस इज लेस देन नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ ओरिजिनल एसेट्स, ओनली प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन इज एग्जम्प्ट। यदि नए रिहायशी मकान की लागत मूल संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य से कम है तो केवल आनुपातिक पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे और वह राशि इस प्रकार गणना की जाएगी: दीर्घकालीन पूंजी लाभ LTCG इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस, नए रिहायशी मकान में निवेशित राशि, दिस होल्ड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, इस पूरे में भाग देना है शुद्ध विक्रय प्रतिफल को। Consequence where the assessee purchases any other residential house within a period of 2 years or constructs any other residential house within a period of 3 years from the date of transfer of original assets। मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि से करदाता द्वारा 2 वर्ष के अंदर कोई और रिहायशी मकान का क्रय या 3 वर्ष के अंदर किसी और रिहायशी मकान के निर्माण का परिणाम। द कैपिटल गेन्स एग्जम्प्ट अर्लियर अंडर सेक्शन 54F shall be deemed to be taxable as long-term capital gains in the previous year in which such residential house is purchased or constructed। धारा 54F के तहत पूर्व में प्राप्त करमुक्त पूंजी लाभ उस वर्ष में कर योग्य होगा दीर्घकालीन पूंजी लाभ के रूप में जिसमें रिहायशी मकान खरीदा गया या निर्माण करवा लिया गया। Consequences if the new house is transferred within a period of 3 years from the date of its purchase। क्रय की तारीख से 3 वर्ष के भीतर नए घर के हस्तांतरण के परिणाम। कैपिटल गेन्स would arise on transfer of the new house। नए मकान के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ कर योग्य होगा तथा पूर्व में धारा 54 के अंतर्गत स्वीकृत करमुक्त पूंजी लाभ अब दीर्घकालीन पूंजी लाभों की तरह कर योग्य होगा। The exemption of capital gain earlier under section 54 would be taxable as long term capital gain।
यानी यहाँ पर दो राशियों पर करदाता को कर देना होगा। एक तो नई संपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाले पूंजी लाभ पर, और पूर्व में दी गई कर मुक्ति को वापस ले लिया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में। पूंजी लाभ खाता योजना CGAS अंडर सेक्शंस 54, 54B, 54D and 54F, capital gains is exempt to the extent of investment of such gains net consideration in the case of section 54F in specified assets within the specified time. If such investment is not made before the date of filing of return of income, then the capital gain or net consideration in case of exemption under section 54F has to be deposited under the CGAS. पूंजी लाभ खाता योजना में धारा 54, 54B, 54D और 54F के अंतर्गत पूंजी लाभ उस सीमा तक कर मुक्त होता है जितना वो पूंजी लाभ या शुद्ध प्रतिफल, जो केवल धारा 54F के मामले में लागू है, जो कि निर्धारित समय में निर्धारित संपत्तियों में निवेशित कर दिया जाए। अगर यह निवेश आय का विवरण जमा कराने की तारीख से पहले नहीं किया जाता तो पूंजी लाभ या शुद्ध प्रतिफल धारा 54F के मामले में तब छूट प्राप्त करने के लिए पूंजी लाभ खाता योजना में आप राशि निवेशित करेंगे। साधारण शब्दों में इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक करदाता ने 10 लाख रुपए में एक मकान बेचा। 8 लाख रुपए की सूचकांकित लागत को कम करने के पश्चात 2 लाख रुपए का दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ। वह इस 2 लाख रुपए के दीर्घकालीन पूंजी लाभ को नए मकान में या मकानों में निवेशित करना चाहता है, जिसके लिए उसके पास में क्रय करने के लिए 2 वर्ष की सीमा और निर्माण करने के लिए 3 वर्ष की सीमा है। परंतु आयकर की विवरणी तो गत वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात कर निर्धारण वर्ष में 31 जुलाई या 30 सितंबर या 31 अक्टूबर, अलग अलग करदाताओं के लिए अलग अलग निर्धारित तिथियां होती है। उस तिथि तक आपको आय की विवरणी जमा करानी है और उस तिथि तक आपने मकान क्रय कर लिया या निर्माण कर लिया या आनुपातिक रूप से आपने यह कार्य संपन्न कर लिया तो जितनी राशि निवेशित की है उतनी छूट तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन यदि कुछ राशि बच गई है या अभी तक कुछ भी निवेश नहीं किया है परंतु दी गई समय सीमा में आप निवेश करना चाहते हैं नई मकान संपत्ति को क्रय करने या निर्माण करने में, तो आप जितनी राशि का निवेश करना चाहते हैं उतना पूंजी लाभ खाता योजना CGAS में जमा करा दीजिए। यहाँ पर इस उदाहरण में 2 लाख रुपए इस खाते में जमा करा दें और इस खाते में से राशि को निकालकर नए मकान के क्रय और निर्माण में निवेशित कर दीजिए और आप कर मुक्ति का लाभ ले लीजिए। इस खाते में जमा कराई गई राशि को आयकर अधिनियम में ये मान लिया जाता है कि आपने उस राशि का उपयोग नए मकान को क्रय करने अथवा निर्माण करने के लिए क्योंकि अलग कर दिया है, अतः नए मकान के क्रय अथवा निर्माण के उद्देश्य के लिए उसे मान लिया जाएगा और संबंधित कर मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। टाइम लिमिट। Such deposit in CGAS should be made before filing the return of income or on or before the due date of filing the return of income, whichever is earlier. Proof of such deposit should be attached with the return. The deposit can be withdrawn for utilization for the specified purposes in accordance with the scheme. Consequences: if
if the amount deposited in CGAS is not utilized within the stipulated time of 2 years or 3 years. समय सीमा CGAS में जमा आय का विवरण दाखिल करने से पहले या दाखिल करने की नियत तारीख से पहले, जो भी दोनों में से पहले हो, निवेशित कर देना चाहिए। जमा कराने का सबूत आय की विवरणी के साथ दाखिल किया जाना है। स्कीम योजना के अनुसार जमा राशि को निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए निकाला जा सकता है। जमा राशि को निर्धारित समय 2 वर्ष या 3 वर्ष में इस्तेमाल न किए जाने के परिणाम। If the amount deposited is not utilized for the specified purposes within the stipulated period, then the unutilized amount shall be charged as capital gain of the previous year in which the specified period expires. In the case of section 54F, proportionate amount will be taxable. अगर जमा की गई राशि निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित समय में उपयोग नहीं की जाती है, तो इस्तेमाल न की गई राशि को निर्धारित समय खत्म समाप्त होने के वर्ष में पूंजीगत लाभ माना जाएगा। धारा 54F के मामले में आनुपातिक राशि कर प्रभार्य होगी। CBDT सर्कुलर नंबर 743 dated 6th May 96 clarifies that in the event of death of an individual before the stipulated period, the unutilized amount is not chargeable to tax in the hands of the legal heirs of the deceased individual. Such unutilized amount is not income but is a part of the estate devolving upon them. CBDT ने सर्कुलर नंबर 743 दिनांक 6 मई 1096 1996 में स्पष्ट करता है, निर्धारित समय से पहले अगर करदाता की मृत्यु हो जाती है तो उपयोग न की गई राशि कानूनी उत्तराधिकारी के लिए कर योग्य नहीं होगी। ऐसी राशि जो कि उपयोग नहीं की हुई है उनको आय नहीं माना जाता, वह प्राप्त संपत्ति का हिस्सा होती है। One more section has been inserted as section 54H to provide extension of time for acquiring new assets or depositing or investing amount of capital gain. पूंजीगत लाभ की राशि को जमा कराने या विनियोजन कराने की नई संपत्ति को खरीदने, निर्माण करने हेतु समय को बढ़ाने के लिए एक धारा 54H आयकर अधिनियम में सम्मिलित की गई है। इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द ओरिजिनल एसेट्स, मूल संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण की दशा में, अन्य किसी भी दशा में नहीं, वेयर द कंपेंसेशन इज नॉट रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब हस्तांतरण की तिथि को संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं हुई है। द पीरियड available for acquiring a new asset or making investment in CJS under section 54, 54B, 54D, 54EC and 54F would be considered from the date of receipt of such compensation and not from the date of the transfer. धारा 54, 54B, 54D, 54EC तथा 54F में नई संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण या पूंजी लाभ खाता योजना में निवेश की अवधि क्षतिपूर्ति की प्राप्ति की तिथि से लागू मानी जाएगी, न कि हस्तांतरण की तिथि से। यानी आपको जो 3 वर्ष की समय सीमा या 2 वर्ष की समय सीमा या आयकर विवरणी दाखिल करने की समय सीमा जहाँ कहीं पर भी इन धाराओं में लागू होती है, वहाँ पर राशि प्राप्त होने की तिथि से 2 वर्ष, 3 वर्ष या आयकर विवरणी जो उसके पश्चात दाखिल की जानी है के संबंध में मानी जाएगी, न कि उस दिन को जिस दिन संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया गया।
धन्यवाद।